बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? और अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब लोग खुश खुर्रम रहें। ईद के बाद इस वक्त काफ़ी गहमा गहमी है कॉटन की काश्त में, और गर्मी भी बहुत खूब है, मौसम फेवरेबल है। लेकिन एक चीज़ जो हर जगह पे आ रही है, पानी की कमी। और ये पानी की कमी नहीं है, बल्कि मेरे ख्याल में मैनेजमेंट इशू है। आज का जो प्रोग्राम मैं करना चाह रहा था, काफ़ी दिनों के बाद जो प्रोग्राम हो रहा था, वो सिर्फ इसलिए कि ताकि ये एक फॉलो अप प्रोग्राम है जो हमने पेस्टिसाइड माफिया पे किया, हमने सीड माफिया पे किया, हमने सब्सिडी माफिया पे प्रोग्राम किया, और वो आप सब लोगों ने देखा, उसको पसंद भी किया, और बहुत सी नई इन्फॉर्मेशन भी थी आपके लिए, मेरे लिए भी थी। एक छोटा सा किस्सा मैं आपको सुनाऊंगा, और वो किस्सा ये है कि अगर ये इदारे चाहें तो हर काम ठीक हो सकता है। जब मैं सिंध में पोस्टेड था तो एक बहुत बड़ा यहाँ पे डॉन हुआ करता था। ये किस्सा मैं आपको सुना रहा हूँ 2003, 4, 5, 6 का। शुएब खान का एक बड़ा मशहूर आदमी होता था, और वो एक ऐसा आदमी था जिसके पास शायद ही कोई सरकारी बड़ा मुलाजिम हो ग्रेड 19, 20, 21, 22 का जो उसके पास ना जाता हो। ये डॉन था जो उस वक़्त MQM के कंपटीशन में खड़ा किया गया था, और जितने भत्ते, जितने जुए के अड्डे, जितने ड्रग्स के अड्डे, और जो भी बुरे काम थे, वो सब यहाँ पे ये मैनेज किया करता था, और पूरी सरकारी सरपरस्ती इसको हासिल थी। एक दो बहुत बड़े करैक्टर थे उन दिनों में, एक चौधरी असलम, SSP असलम, और एक इंस्पेक्टर इरफान बहादुर। इंस्पेक्टर इरफान बहादुर ये वो लोग थे जो इंस्पेक्टर बहादुर का बेटा था, और 90s में वो सारे इंस्पेक्टर या वो सारे SHOs या वो सारे पुलिस के अफसर जिन्होंने MQM के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ ऑपरेशंस में हिस्सा लिया था, और उसके बाद MQM का जब अपना टाइम आया तो उन्होंने चुन चुन के सबको मारा। ये दो लोग बच गए। मैं उस वक़्त एक कराची के इलाके में पोस्टेड था, तो हमारे एक बड़े अच्छे जर्नलिस्ट दोस्त हैं, वो इन दोनों को एक वक्त में मेरे पास ले आए, और ये दोनों बहुत परेशान थे, चौधरी असलम और इंस्पेक्टर इरफान बहादुर। और उसने कहा कि सर इनकी फील्डिंग लग गई है। फील्डिंग से मुराद, वो सारे लोग जो नहीं जानते कि फील्डिंग से मुराद कि MQM ने जब पक्का किसी बंदे को मारना होता था तो वो उस पर चंद बंदे डिप्यूट कर देते थे, उसको फील्डिंग कहते हैं। और ये दोनों की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। ये मेरे पास आया, उनको मैंने एक हफ़्ते के करीब मुख्तलिफ अपने गेस्ट रूम्स में रखा, और मैंने इनको छुपा लिया। दोस्ती में छुपाया, नेशनल इंटरेस्ट में छुपाया। अच्छे प्रोफेशनल ऑफिसर थे, ऑनेस्ट ऑफिसर थे, अपने काम में डेडिकेटेड थे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इनको अपने पास छुपा लिया, और बाद में मैंने अपने सीनियर्स को रिपोर्ट किया, और इनको मैंने उनके हैंड ओवर कर दिया कि आप इनको लुक आफ्टर करें और इनके काम करने दें। इनका पैचअप हो गया MQM गवर्नमेंट से। उस वक़्त इशरत लिबास साहब गवर्नर थे, और प्रॉपरली उनकी सिफारिश थी, और इन्होंने पैचअप कर लिया। MQM ने इनको माफ़ कर दिया, या वट एवर। कंडीशन क्या थी कि शुएब खान को हटा दिया जाए। शुएब खान को किसी तरीके से इन्फॉर्मेशन हो गई, और शुएब खान भाग गया पाकिस्तान, वहाँ लाहौर में। चौधरी असलम ने उस काम का बेड़ा उठाया। चौधरी असलम ने फिर फील्डिंग लगा दी शुएब खान के ऊपर, और चूँकि शुएब खान को मालूम नहीं था, एनीवेज़ वो लाहौर से उसको उठा के लाया और कराची में ले आया। और मैं फिर शुएब खान को मिलने उस थाने में भी गया जहाँ पे वो था, और सौरो एंड ये हुआ कि शुएब खान को जेल के अंदर जहर दे के मार दिया गया। स्टोरी फिनिश। कि जब इदारे शुएब खान की सरपरस्ती कर लेते तो वो डॉन था, और वही इदारे जिन्होंने शुएब खान की से जब हाथ उठा लिया तो वो नॉमिनेटेड क्रिमिनल हो गया, और उसके जो उसके ऊपर जितने भी मुकदमे थे वो उस वक़्त मुख्तलिफ़ जगहों पे चल रहे थे, लेकिन उसे जहर दे के मार दिया गया। अब उसने ख़ुदकुशी की, जो भी रंग देना था उसको इन इदारों ने रंग दे दिया। एक बात का मैं शुरू ही से कह रहा हूँ कि अगर ये इदारे चाहें तो कोई पेस्टिसाइड माफिया, कोई सीड माफिया, और कोई सब्सिडी माफिया प्रिवेल नहीं कर सकता। वो नहीं चल सकता। ये कारोबारी लोग होते हैं, ये कमज़ोर लोग होते हैं, और यही लोग अगर सरकारी मुलाजिम और सरकारी लोग इनके ऊपर से हाथ उठा लें तो ये लोगों को दर बदर की ठोकरें खाएं, और ये अपना काम सही तरीके से करें। और मैं कॉटन कमिश्नर या मैं किसी भी आदमी के बारे में जब बात करता हूँ, मेरी ज़ाती दुश्मनी तो कोई नहीं है। अब आप देख लीजिए कि यही सब्सिडी माफिया के 10 अरब रुपया बांट दिए गए, यही पेस्टिसाइड माफिया जिसके ऊपर मैंने सवाल उठाए, उसके ऊपर कोई जवाब नहीं आया। ठीक है, चीमा साहब जो हैं, जो इस वक्त मुशीर हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के, वो कपास के अलावा हर चीज़ के ऊपर बात करते हैं।
या तो कपास के ऊपर उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, उनके बारे में जो मैंने चेक किया गया, ही इज़ नॉट अ कॉटन मैन, वो कपास के आदमी नहीं है, बाकी हर चीज़ के बारे में वो जानते हैं। आप अगर कपास के बारे में नहीं जानते, और आप पहले तो बात है कपास को ये फूड से तो हटा देना चाहिए, कपास एक बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है, उसके ऊपर एक प्रोफेशनल आदमी आना चाहिए। और चीमा साहब से मेरी रिक्वेस्ट ये है, अब वो बात करते हैं कि जी आपकी जो है डिस्काउंटेड कॉटन है, यहाँ पे डिस्काउंटेड कॉटन थी, अब नहीं है। अब यहाँ का इस वक्त पूरे पिछले आप सीज़न में देखें, ये इंटरनेशनल कॉटन से कहीं ज़्यादा महंगी बिकी है, ठीक है, जो लोकल कॉटन है। इस वक्त आप कहीं पे लेने जाएं, मैं खुद कॉटन ब्रोकरेज करता हूँ, तो सबसे पहले वो एक अनपढ़ आदमी भी होता है, वो कहता है जी अमेरिका की है, यानी न्यूयॉर्क इंडेक्स क्या है। तो बात ये कि ठीक है, ये कारोबार, ये मार्केट गिमिक्स हैं कि जी अगर एप्टमा की अपनी एक बिजनेस स्ट्रैटेजी है, तो उस लिहाज से पीसीजी या जिनर की भी अपनी एक सेलिंग स्ट्रैटेजी है, तो वो तो किसी वक्त सेलर्स प्रिवेल कर जाता है, किसी वक्त बायर प्रिवेल कर जाता है। इशू ये है कि आपके मुल्क में क्या उतनी कॉटन अवेलेबल है जितनी चाहिए। मैंने एक इंटरव्यू बड़ा अच्छा रिकॉर्ड किया सतार मेमन साहब का, और उसमें भी उन्होंने यही बात की है कि आपकी 1,50,55,00,000 बेल थी, और वो अब 1,70,80 लाख बेल के ऊपर चली गई है, और आप प्रोड्यूस कर रहे हैं 55-56 लाख। इस साल का आपने टारगेट 10.5 मिलियन बेल्स रखा है, क्या आप अचीव कर लेंगे? जो इम्पॉसिबल है। आपकी जर्मिनेशन बाज़ इलाकों में अच्छी यूँ हो रही है कि वो सरकारी सीट तो है ही नहीं, लोगों ने अपनी कोई प्राइवेट सीट बना ली है, कोई किसी तरीके से कर लिया। सरकारी सीट के ऊपर पूछते हैं, प्रॉपर आपकी जो है रहनुमाई नहीं है। पेस्टिसाइड माफिया के ऊपर कोई आपका कंट्रोल नहीं है। वही ढाक के तीन पात उन्हीं तरीकों के साथ जिनर काम कर रहा है कि 12,200 के सौदे कर लिए, 12,400 के सौदे कर लिए। कहाँ से फुटी आएगी? मॉइस्चर वाली फुटी होगी, नमी वाली फुटी होगी, क्या उसकी क्वालिटी कंट्रोल किया जाएगा? पीसीजीए को मैं कह के रिक्वेस्ट कर करके थक गया, लेकिन वो कहते हैं जी आप तो कॉटन ब्रोकर, आपका तो काम ही नहीं बोलना। तो भाई हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेंगे? 95% से ज़्यादा काम तो कॉटन ब्रोकर करता है इस फील्ड के अंदर। डायरेक्ट सौदे तो बहुत कम होते हैं। अगर कॉटन ब्रोकरेज की मेहनत को और उसके रोल को आप लोग एडमायर नहीं करेंगे, उसको रिकग्नाइज नहीं करेंगे, एप्टमा को भी करना चाहिए और उसको पीसीजीए को भी करना चाहिए। क्या वजह? उसकी वजह है कि इसी वजह से हम लोग पाकिस्तान कॉटन ब्रोकर एसोसिएशन बनाने जा रहे हैं, जो ऑलमोस्ट माशाल्लाह इस वक्त 25-30% उसका काम हो चुका है, रजिस्ट्रेशन की तरफ हम लोग जा चुके हैं। बहरहाल मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट ये है, सब लोगों से ये है, सरकारी इदारों में जिस दिन विल आ जाएगी उस दिन काम शुरू हो जाएगा। आपका महकमा ज़राअत कहीं नज़र नहीं आ रहा, खाली लिप सर्विस है। आपके डीजी एक्सटेंशन का काम, वो मीटिंग खेल रहे हैं। आपके पेस्टिसाइड माफिया के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा। सब्सिडी माफिया जो है वो पूरी तरीके से एक्टिव है, चंद कंपनियों को नवाज दिया गया है। मैंने एक कहा था कि क्या यार्ड स्टिक है कि अगर वो जिस बीज को आपने सब्सिडी दी है, अगर वो परफॉर्म नहीं कर सका तो उसके ऊपर क्या होगा? जिस पेस्टिसाइड कंपनी को आप लोग सब्सिडी दे रहे हैं और जो दे रहे हैं वो परफॉर्म नहीं कर सका तो क्या होगा? सोर्स को ऊपर आप क्या कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं? क्या इसके ऊपर कुछ आपने सोचा? आपको जो कुछ काम ये साल तो मेरे नज़दीक इस वक्त वैसे ही है जैसे कि 2019-20 था, तो 2020-21 भी वैसा ही साल मुझे नज़र आता है। अगर अल्लाह हम पे मेहरबानी कर दे, मौसम फेवरेबल हो जाए, स्मोक और फॉग का इतना बड़ा इफेक्ट ना हो, तो हो सकता है कि हम लोग 10 मिलियन के नज़दीक बेल्स कर जाएँ, जो अभी तक तो इम्पॉसिबल है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश ये है कि आप इसके ऊपर चीज़ें देखें, इन चीज़ों के फॉलोअप के ऊपर देखें। मैं अपने जिनर भाइयों के लिए लड़ रहा हूँ, मैं अपने ब्रोकर्स भाइयों के लिए लड़ रहा हूँ, और मैं अपने एप्टमा के लिए लड़ रहा हूँ। ये सब लोग जिंदा होंगे तो हम लोग जिंदा होंगे। हमारे सबके इंटरेस्ट एक दूसरे से लिंक है। कहाँ यहाँ पे खाली मेजर काशिफ का इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ पे सत्तार साहब का इंटरेस्ट है, तलत साहब का इंटरेस्ट है, जुस्सुमल साहब का इंटरेस्ट है, आदिल बशीर साहब का इंटरेस्ट है, आसिफ इनाम साहब का इंटरेस्ट है, शाहिद साहब का इंटरेस्ट है। हर आदमी के इंटरेस्ट। एक आम किसान जो है, अब खालिद खोकर साहब के बारे में जो किसान इत्तेहाद को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके बड़ा अजीब किस्म की उनकी एक वीडियो जो है इस वक्त मूव ऑन कर रही है, जिसमें वो किसी से पैसे ले रहे हैं। अब ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है, ये शुगर माफिया की हिसाब किताब है या क्या है? जोनिंग के ऊपर कोई इस वक्त बात नहीं हुई कि कौन सा बीज कहाँ पे लगना था, कैसे लगना था, क्या होना था। कोई इसके ऊपर कोई ख़ास गाइडेंस नहीं है। FPCCI की रीजनल कमेटी ने यह काम ज़रूर किया, डॉक्टर जाहिद साहब से कुछ उन्होंने करा लिया। जो PCGA को भी डॉक्टर जाहिद साहब को निकालना चाहिए, डॉक्टर तालपुर साहब को निकालना चाहिए, और जो PCC के जो यहाँ पे एक CRI के जो है हेड, उनको निकालना चाहिए कि वो आएँ, वो बात करें, लोगों को समझाएं कि हमने ये अचीवमेंट किया, हमारी ये सीड हैं और हम ये काम करने जा रहे हैं। DG एक्सटेंशन साहब तशरीफ़ लाएँ, वो बात इसके ऊपर करें। एडिशनल सेक्रेटरी जो हैं
ज़राअत के, पंजाब के और सिंध के, वो बात करेंगे पेस्टिसाइड माफिया के ख़िलाफ़ उन्होंने क्या काम किया है। अभी तक तो वो जो उन्होंने स्टे लिए हुए थे 85 स्टे या 95 स्टे हैं, उनमें से कोई स्टे नहीं उठाया गया। ठीक है, वो जो बात हो रही थी कि जनाब इसके ऊपर जेनरिक नेम के ऊपर आए, वो हमने लास्ट उसके ऊपर गया, उसके ऊपर कहीं भी किसी लेवल पे ना पीसीजी ने बात की है कि अप्रोच करें गवर्नमेंट को, क्या जी जेनरिक नेम मेडिसिन के ऊपर तो आ गया है, लेकिन जो जेनरिक नेम के साथ अगर पेस्टिसाइड बिकेगी तो आम किसान को उसका बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। मेरे आने वाले प्रोग्राम कुछ सत्तार मेमन साहब के हैं, उस पर मैंने बलूचिस्तान पे बात की है। उनसे मैंने, चूँकि बलूचिस्तान पे माशाल्लाह बहुत एक्टिव हैं और बहुत बड़ा वो काम कर रहे हैं और अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी दे, वो ज़रूर देखिएगा। उस पर फिर पीसीजी के ऊपर मैंने बात की है और इलेक्शन भी पीसीजी के आने वाले हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट ये होगी कि अगर कोई पॉसिबल हो तो सत्तार मेमन के प्रोग्राम देखने के बाद अगर सत्तार मेमन साहब और डॉक्टर जेसुमल साहब के साथ कोई हम बैठ के बात कर लें, एक उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लें दोनों का, दोनों ग्रुप्स का, कि जी प्रोग्रेसिव ग्रुप और जिनस ग्रुप क्या क्या सोचते हैं और आने वाले वक्तों में, ये साल तो ओवर हो गया, आने वाले वक्तों में उनकी क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या उनका विजन होगा। इससे मेरे जिनस भाइयों को और सारे भाइयों को आसानी हो जाएगी ये समझने के लिए। और अच्छे और बड़े मुल्कों में ये डिबेट होती है और ये डिबेट जो होती है प्रोफेशनल डिबेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और टैक्सेशन के भी कुछ आपके इशू हैं, क्या उसमें आपने जो टास्क कमेटी ने काम किया, फजल इलाही साहब ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसके क्या आफ्टर इफ़ेक्ट्स आने हैं वो भी आप लोगों ने हमें बताने हैं। और इंशाल्लाह जून में या हम लोग एक फील्ड विज़िट भी करेंगे, मेरी पूरी टीम, और इसमें हम उन किसानों से भी बात करेंगे क्या सब्सिडी उन तक पहुँची, कितनी काश्त हुई, जर्मिनेशन लेवल क्या है, यहाँ पे क्वालिटी इस दफ़ा भुट्टी की क्या है, क्या लोग मुतमईन हैं, और आने वाले वक्त कैसा होगा कॉटन का। आप सबसे मैं इजाज़त चाहूँगा और मेरे इस प्रोग्राम के बाद सत्तार मेमन साहब के जो प्रोग्राम आएंगे उनको ज़रूर आप अप्रिशिएट कीजिएगा, देखिएगा, वो हम सब के इंटरेस्ट के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।